नमस्कार दोस्तों। रोजाना की तरह एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं अजीत सिंह, आपका दोस्त और होस्ट लेकर के सामान्य ज्ञान तथा सामान्य अध्ययन की एक और नई क्विज नंबर 3, जहां हम बात करने वाले हैं टफेस्ट जीके तथा जीएस के क्वेश्चंस के बारे में। देखिए दोस्तों, मैं क्विज क्वेश्चंस का ये नियमित तौर पर डेली का एक वीडियो लाता रहता हूं, तो इसके लिए आपसे निवेदन करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें तथा घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि आपको डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हमारी आज की क्विज पर। देखिए दोस्तों, पहले हमें पूरा का पूरा पर्सन जो है वो ध्यान से पढ़ना है, और उसके बाद आप सभी के पास इसे सोल्व करने के लिए 10 सेकंड का टाइम होगा। उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा तथा प्रश्न की व्याख्या करूंगा, और अंत में आप अपना खुद का रिजल्ट बना लेना कि आपने अपने आप में कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दिया है। ठीक है। अच्छा, और एक बात, अगर एक एक बार में सारे प्रश्न सही से समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार देखना, 2 या 3 बार में डेफिनेटली आपको सारे क्वेश्चंस आंसर क्लियर हो जाएंगे तथा याद भी हो जाएंगे, और आप कभी भूलोगे भी नहीं। ठीक है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, सूची फैस्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। देखिए, सूची फैस्ट में जो है सबसे पहले आग्नेय चट्टान, उसके बाद अवसादी चट्टान, कायांतरी चट्टान, एलोहा खनिज, और ये सामने इसके उदाहरण दिए गए हैं। एग्जाम्पल मतलब इनमें से सुमेलित करना है इस सूची के साथ कि कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, कौन सा अवसादी चट्टान का, कौन सा कायतरिंत का, और कौन सा एलोहा खनिज का। ये नीचे इसके कूट दिए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें आग्नेय चट्टान। ऑप्शन नंबर ए, आग्नेय चट्टान। तो देखिए, आग्नेय चट्टान क्या होती है? ज्वालामुखी। हम सभी जानते हैं ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें से निकलता है लावा, जिसे हम बोलते हैं मैग्मा। और ये मैग्मा जब जमता है तो उससे बनती हैं आग्नेय चट्टानें। क्लियर? तो आग्नेय चट्टान यानी कि मैग्मा के जमने से जो बनती हैं आग्नेय चट्टानें, उसका उदाहरण क्या है? तो वो है ग्रेफाइट, यानी ए इक्वल टू ऑप्शन 2। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा, अवसादी चट्टान। देखिए, अवसादी चट्टान की हम बात करें, अवसादी चट्टान तो होता क्या है, पृथ्वी में हजारों साल पहले और काफी हलचल हुई थी तथा भूकंप आए थे। उससे क्या हुआ, जितने भी पेड़ पौधे थे, पेड़ पौधे वो जमीन में दब गए तथा जमीन के तापमान की वजह से और वो चट्टानों में बदल गए। उन चट्टानों को बोलते हैं अवसादी चट्टानें, या फिर इसका सीधा सीधा अर्थ है अवशेषी चट्टानें। अवसादी या अवशेषी यानी कि पृथ्वी में दबे दबे पेड़ पौधे जो अवशेष बन गए तापमान की वजह से, उनसे जो चट्टानें बनी उनको बोलते हैं अवसादी चट्टानें। तो इसका क्लियर सही से आंसर हुआ वो है ऑप्शन 4, कोयला। तो ऑप्शन बी का क्या हुआ? कोयला, 4 नंबर। ठीक है। उसके बाद कायांतरित। देखिए, ये आग्नेय और अवसादी, ये जो दो चट्टानें हैं, इन्हीं का और बदला हुआ स्वरूप क्या कहलाता है? कायांतरित चट्टान, जो है संगमरमर। तो सी का क्या हुआ? 01। इसके बाद एलोहा खनिज, यानी कि ऐसा खनिज जिसमें लोहे का कोई तत्व नहीं होता है, तो वो है बॉक्साइट, यानी कि डी का क्या हुआ? डी का हुआ 3। तो अब देखिए, A02, B04, C01, D03, ये कौन से ऑप्शन में है? तो ये है ऑप्शन नंबर 2 में, A02, B04, C01 और D03। तो ऑप्शन कूट संख्या 2 यहां पे राइट आंसर है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? वेगनर, प्रागभट्ट, जेके सिग्मा, या फिर जॉन पॉल। देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, सबसे पहले तो इसको समझ लीजिए। देखिए, हमारे यहां दो चीजें हैं, जल मंडल और स्थल मंडल। जैसे ये है जल मंडल, यानी कि जहां जल ही जल है, ये जल ही जल। इसके अंदर में ये है स्थल मंडल।
स्थल मंडल, ठीक है, यानी कि जमीन, भूभाग। तो प्राचीन काल में क्या अवधारणा थी, ये जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ये क्या बोलता है कि ये जो स्थल मंडल था इसको बोला गया पेंजिया, और ये जो बाहर में जलमंडल है इसको बोला गया पेंथालासा। ये थ्योरी है इसकी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की। स्थल मंडल को बोला गया पेंजिया तथा जलमंडल को बोला गया पेंथालासा। तो हुआ क्या, ये पेंजिया और ये पेंथालासा, तो ये पेंजिया जो है ये दो टुकड़ों में टूट गया, दो टुकड़ों में, एक बना लोरेंसिया और दूसरा बोला गया गोंडवाना लैंड, यानी कि ये दो टुकड़ों में बट गया, एक उत्तरी भाग में एक दक्षिणी भाग में। फिर उसके बाद ये फिर से और कई टुकड़ों में टूट गया। इन टुकड़ों में टूटने की वजह से कोई टुकड़ा इधर चला गया, कोई टुकड़ा इधर, कोई इधर और कोई इधर, ऐसे करके अलग अलग और 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ। इसी को बोलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ठीक है। पेंजिया और पेंथालासा स्थल मंडल और जल मंडल से, और टूटने, पेंजिया के टूटने की वजह से और जो टुकड़े थे स्थल मंडल के वो जगह जगह जल मंडल में बिखर गए। इसी को बोलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, यानी कि महाद्वीपों का निर्माण। और इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया वैगनर, इनका पूरा नाम था अल्फ्रेड वैगनर, और ये जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से किसका परामर्श इस हेतु आवश्यक नहीं है। यानी कि उच्च न्यायालय जो है भारत में, जितने भी उच्च न्यायालय हैं, राज्यों की शीर्ष न्यायपालिका। उच्च न्यायालय क्या होता है, तो उच्च न्यायालय होता है राज्यों की शीर्ष न्यायपालिका, ठीक है, इसको बोलते हैं उच्च न्यायालय। तो भारत में जितने भी उच्च न्यायालय हैं उनके न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है, तथा ये राष्ट्रपति के द्वारा और सिफारिश के आधार पर की जाती है। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका परामर्श या किसकी सिफारिश इस हेतु आवश्यक नहीं है, ठीक है। भारत का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य का राज्यपाल, या फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उच्च न्यायालय का जो प्रावधान है उसके लिए संविधान में आर्टिकल है 217। आर्टिकल 217 जो संविधान का, वो उच्च न्यायालय की व्याख्या करता है और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्याख्या करता है। इसके लिए, और राष्ट्रपति जब भी किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा तो वो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी सिफारिश लेगा। जिस भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करना है उससे संबंधित उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश लेगा। जिस राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करना है उस राज्य के राज्यपाल की सिफारिश लेगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश यहाँ पे अनिवार्य नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ऑप्शन घ। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, राज्यों में विधान परिषद से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन क, किसी भी राज्य की विधानसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर विधान परिषद का निर्माण कर सकती है। ऑप्शन ख बोलता है विधान परिषद का आकार संबंधित विधानसभा के 1/3 भाग से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि 1/3 भाग से अधिक नहीं होना चाहिए, तथा कुल सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब मिनिमम 40 सदस्य होने चाहिए, अधिकतम उस विधानसभा का 1/3। ऑप्शन ग, संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून निर्माण प्रक्रिया में विधान परिषद भी भाग लेती है। चौथा, भारत में कुल 7 राज्यों में विधान परिषद वर्तमान में है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इसका आंसर देना है कूट की सहायता से। कूट नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, केवल विकल्प 1, 2 तथा 3 सही है, यानी कि चौथा गलत है। ख बोलता है केवल विकल्प 2, 3 तथा 4 सही है, यानी कि 1 गलत है। ग बोलता है केवल विकल्प 2 तथा 4 सही है, यानी कि 3, 1 और 3 दोनों गलत हैं।
चौथा बोलता है चारों ही विकल्प सही है, यानी कि ये चारों के चारों विकल्प सही है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें विधान परिषद की। तो विधान परिषद जो है, इसका संविधान में इसके निर्माण से संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 169, ठीक है, जो कि और हमारे देश में राज्यों में और विधान परिषद की स्थापना की व्याख्या करता है, विधान परिषद की स्थापना की व्याख्या करता है। अच्छा, हमारे देश में अब तक 7 राज्यों में विधान परिषद थी, 7 राज्यों में विधान परिषद थी। लेकिन 7 राज्यों में कौन कौन सा? पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा कर्नाटका, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा तेलंगाना, छठा यूपी तथा सातवां जम्मू एंड कश्मीर। हाल फिलहाल में क्या हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। धारा 370 को समाप्त करके इसको राज्य का दर्जा समाप्त कर इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और केंद्र शासित प्रदेश बनाकर इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, पहला J&K जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया है। तो यहां से जम्मू एंड कश्मीर से जो है विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार फिलहाल वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान है, यूपी, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार तथा आंध्र प्रदेश में। तो इस प्रकार ऑप्शन घ जो है वो गलत हो गया। भारत में कुल 7 राज्यों में, कुल 7 में नहीं, अभी वर्तमान में सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद वर्तमान में है। तो ऑप्शन घ बिल्कुल गलत हो गया। बाकी 1, 2, 3 ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसी भी राज्य की विधानसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर विधान परिषद का निर्माण कर सकती है, बिल्कुल ठीक। विधान परिषद का आकार संबंधित विधानसभा के 1/3 भाग से अधिक नहीं होना चाहिए तथा 40 से कम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून निर्माण प्रक्रिया में विधान परिषद भी भाग लेती है, ये भी ठीक। ये गलत है, इसकी जगह 6 राज्य होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार कूट जो है अपना ऑप्शन क केवल विकल्प 1, 2 तथा 3 सही है, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में दबाव समूह की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन क्या बोलता है, दबाव समूह तथा राजनीतिक दल, दबाव समूह तथा राजनीतिक दल, इन दोनों को अलग अलग परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ख, दबाव समूह को विशेष हित समूह भी कहते हैं। ऑप्शन ग, वे कभी भी सत्ता प्राप्ति का प्रयास नहीं करते हैं। ऑप्शन घ, दबाव समूह तथा राजनीतिक दल दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। तो प्रश्न क्या पूछा है कि दबाव समूह की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, यानी कि इनमें से 3 सही हैं, 1 गलत है, तो वो गलत हमें छांटना है। देखिए, सबसे पहले दबाव समूह हम समझ लेते हैं। दबाव समूह, दबाव समूह क्या होते हैं? तो देखिए, ऐसे कोई भी संगठन, ऐसे जितने भी संगठन हैं जो अपने हितों की पूर्ति, दबाव समूह की परिभाषा की हम बात कर रहे हैं कि दबाव समूह की क्या परिभाषा होती है, तो ऐसे सभी संगठन जो अपने हितों की पूर्ति के लिए और सत्ता पक्ष यानी कि सरकार पर निर्भर करते हैं, ठीक है, लेकिन स्वयं सत्ता में भाग नहीं लेते, स्वयं जो है सत्ता में भाग नहीं लेते हैं। ऐसे सभी संगठन जो अपने हितों की पूर्ति के लिए सत्ता पक्ष यानी कि सरकार पर निर्भर तो करते हैं परंतु स्वयं सत्ता में भाग नहीं लेते, ऐसे संगठन कहलाते हैं दबाव समूह, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे भारतीय मजदूर संघ, जस्ट ए मिनट, अगर हम एग्जाम्पल के नजरिए से देखें तो जैसे भारतीय मजदूर संघ, बजरंग दल, विहिप विश्व हिंदू परिषद, ठीक है, अखिल भारतीय जाट महासभा, ये ऐसे जितने भी संगठन होते हैं इनसे रिलेटेड या अन्य जितने भी संगठन है, ये सारे के सारे कहलाते हैं दबाव समूह, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको अच्छे से समझा जा सकता है। तो इन दबाव समूह के परिप्रेक्ष्य में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, सबसे पहले हमने बात की कि दबाव समूह जो है ऐसे संगठन है जो सत्ता पक्ष पर निर्भर तो करते हैं परंतु सत्ता में भाग नहीं लेते हैं। इसलिए पहला ऑप्शन क्या बोलता है, दबाव समूह तथा राजनीतिक दल इन दोनों को अलग अलग परिभाषित, यानी कि ये ठीक हो गया, दबाव समूह और राजनीतिक दल दोनों अलग अलग होते हैं। इसका मतलब ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। इसके बाद
दबाव समूह जो है विशेष हित समूह, यानी कि ये अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर निर्भर करते हैं, इसलिए विशेष हित समूह भी कहा गया है। ऑप्शन 2 भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद गए, वे कभी भी सत्ता प्राप्ति का प्रयास नहीं करते हैं, यानी कि सत्ता में भाग नहीं लेते हैं, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन 3 भी बिल्कुल सही है। दबाव समूह तथा राजनीतिक दल दोनों एक होते हैं, ये गलत है, ये अलग अलग होते हैं। दबाव समूह तथा राजनीतिक दल अलग अलग होते हैं, इसका मतलब ऑप्शन घ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन घ गलत है, बाकी 3 ऑप्शन जो हैं क, ख और ग ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन घ यहाँ पे गलत है, तो इसका राइट आंसर जो हो गया ऑप्शन घ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी को क्या बोलते हैं? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में योगदान के अनुसार कृषि क्षेत्र को कौन सा स्थान प्राप्त है? प्रथम, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? देखिए, जीडीपी में योगदान के नजरिए से देखें तो सबसे पहले इसका जो सर्वाधिक योगदान जीडीपी में होता है वो है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का जीडीपी में, देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान होता है। कितना? 55.60%, सबसे ज्यादा पहले नंबर पर। दूसरा जो स्थान आता है जीडीपी में योगदान के नजरिए से वो है औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र का जीडीपी में कितना योगदान होता है? तो वो है 31%, दूसरा स्थान। तीसरे स्थान पे आती है कृषि, और कृषि का जो जीडीपी में योगदान है वो है 13.9%। ठीक है, तीसरा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो गया आंसर ग, तीसरा। भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में योगदान के अनुसार कृषि क्षेत्र को और तीसरा स्थान प्राप्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? जैविक कृषि के ऑप्शन क्या है? जैविक कृषि के माध्यम से भूमि की उर्वरा शक्ति को कमजोर होने से बचाया जाता है। ऑप्शन ख, भारत की राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद में स्थित है। राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद में स्थित है। ऑप्शन ग, जैविक कृषि के माध्यम से रासायनिक उर्वरक तथा रासायनिक खाद के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। घ, जैविक कृषि के माध्यम से प्राकृतिक खाद यानी कि हरी खाद तथा वर्मी कंपोस्ट को बढ़ावा दिया जाता है। तो प्रश्न पूछता है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, जैविक कृषि की हम बात करें तो जैविक कृषि से सीधा सीधा तात्पर्य है कृषि का वह माध्यम जिसके द्वारा रासायनिक उर्वरकों का कम से कम इस्तेमाल, कम से कम यूज होता है तथा प्राकृतिक तौर तरीकों के माध्यम से और कृषि उत्पादन को बढ़ाया जाता है। प्राकृतिक तौर तरीके यानी कि हरी खाद तथा केंचुआ खाद, जिसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। हरी खाद तथा केंचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट। तो इसकी परिभाषा क्या है जैविक कृषि की? ऐसा कृषि का ऐसा माध्यम जिसमें रासायनिक उर्वरकों का कम से कम प्रयोग होता है तथा प्राकृतिक तरीकों से और कृषि उत्पादन को बढ़ाया जाता है। प्राकृतिक तरीकों में क्या क्या है? हरी खाद तथा केंचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट इत्यादि के इस्तेमाल से और कृषि उत्पादन को बढ़ाया जाता है, उसको बोलते हैं जैविक कृषि। तो सबसे पहले हमने बात की जैविक कृषि के माध्यम से भूमि की उर्वरा शक्ति को कमजोर होने से बचाया जाता है, यानी कि रासायनिक उर्वरक हैं ये है भूमि की उर्वरा शक्ति को कमजोर करते हैं, जबकि हरी खाद तथा वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से और भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त नहीं होती है। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या बिल्कुल सही है, यानी कि जैविक कृषि के माध्यम से भूमि की उर्वरा शक्ति को कमजोर होने से बचाया जाता है। ऑप्शन क्या बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन, भारत का राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद में स्थित है, बिल्कुल ठीक। ऑप्शन ग, जैविक कृषि के माध्यम से रासायनिक उर्वरक तथा रासायनिक खाद के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। देखिए, बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसको इस्तेमाल कम किया जाता है। इसका मतलब ऑप्शन ग गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन ग, जो कि असत्य है, असत्य। ऑप्शन ग, जैविक कृषि के माध्यम से प्राकृतिक खाद, हरी खाद तथा वर्मी कंपोस्ट को बढ़ावा दिया जाता है, ये बिल्कुल ठीक। इसका मतलब ऑप्शन क
ख तथा घ ये तीनों बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ग यहां पे गलत आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, बॉम्बे हाई भारत का एक अति महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रम है, इसके बारे में कौन सा कथन असत्य है? क यह एक महत्वपूर्ण ऑयल फील्ड यानी कि तेल उत्पादक क्षेत्र है जो कि अरब सागर में स्थित है। ख यह एशिया महाद्वीप का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। ग इसकी खोज 1974 में हुई थी। घ इसकी खोज के साथ ही ओएनजीसी द्वारा यहां तेल का उत्पादन शुरू कर दिया गया था। ओएनजीसी का तात्पर्य हुआ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। चारों ऑप्शन हमने पढ़े। अभी देखिए बात करते हैं। बॉम्बे हाई जो है वो एक तेल उत्पादक क्षेत्र है जो कि बंबई के नजदीक अरब सागर में स्थित है। तो ऑप्शन क्या बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा ख यह एशिया महाद्वीप का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। ठीक है, तो यह भी बिल्कुल ठीक है, यह एशिया महाद्वीप का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। ठीक है, ऑप्शन गए इसकी खोज 1974 में हुई, यह भी बिल्कुल ठीक है, इसकी खोज 1974 में हुई। चौथा, इसकी खोज के साथ ही ओएनजीसी द्वारा यहां तेल का उत्पादन। देखिए इसकी खोज के साथ ही यानी कि 1974 में जब इसकी खोज हुई थी, इसकी खोज के साथ ही ओएनजीसी द्वारा तेल का उत्पादन शुरू नहीं किया गया था। ओएनजीसी ने तेल का उत्पादन यहां शुरू किया था 2 वर्ष बाद 1976 में। तो यहां पे ऑप्शन घ जो है वो गलत है। खोज के साथ ओएनजीसी द्वारा तेल उत्पादन ना होकर 1976 में तेल का उत्पादन शुरू किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन घ यहां पे गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य प्रतीत होता है? राष्ट्रीय आय। ऑप्शन क्या है? भारत में राष्ट्रीय आय से तात्पर्य यहां होने वाले कुल उत्पादन से होता है। ख राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ग राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय आयात तथा निर्यात दोनों को जोड़कर किया जाता है। घ राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निर्यात मूल्य को जोड़ा जाता है तथा आयात मूल्य को घटाया जाता है। देखिए बात करें राष्ट्रीय आय से संबंधित, तो सबसे पहले ऑप्शन क्या बोलता है कि भारत में राष्ट्रीय आय से तात्पर्य यहां होने वाले कुल उत्पादन से होता है, यानी कि जितना भी प्रोडक्शन देश में हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन, ना कि एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ओनली प्रोडक्शन को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। तो ऑप्शन क्या बिल्कुल सही है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उत्पादन, जो भी कुल उत्पादन है देश का, उसी के आधार पर राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। ऑप्शन क्या बिल्कुल ठीक है। दूसरा, राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। बिल्कुल ठीक, केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े जारी करता है। ऑप्शन ख भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन ग राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय आयात तथा निर्यात दोनों को जोड़कर, देखिए हमने क्या बात की ऑप्शन क में कि कुल उत्पादन। देखिए जब भी हम आयात करते हैं, किसी भी देश से किसी सामान का आयात करते हैं, तो उसके बदले में उसको पैसा देना पड़ता है। सामान तो लेते हैं लेकिन पैसा देते हैं। तो जो भी पैसा देश से बाहर जा रहा है, इसका मतलब वो उत्पादन में शामिल नहीं है, तो राष्ट्रीय आय से आयात को घटाया जाएगा। अच्छा, जिस भी देश को हम निर्यात करते हैं, निर्यात तो क्या है, देश में पैसा आता है, यानी कि पैसा देश में आ रहा है। तो जब पैसा आ रहा है तो इसको राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा, यानी कि आयात को घटाया जाएगा तथा निर्यात मूल्य को जोड़ा जाएगा। तो ऑप्शन ग यहां पे गलत हो गया। राष्ट्रीय आय में दोनों को जोड़ा नहीं जाता है, आयात को घटाया जाता है, निर्यात को जोड़ा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन घ यहां पे बिल्कुल ठीक है, निर्यात मूल्य को जोड़ा जाता है, आयात मूल्य को घटाया जाता है। ऑप्शन ग यहां पे गलत आंसर है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन ग, जो कि असत्य है राष्ट्रीय आय के संदर्भ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय
अथवा अर्धन्यायिक निकायों के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति इसकी सही व्याख्या करती है? यानी कि जो भी जितने भी उच्च न्यायालय हैं देश में, वो अपने अधीनस्थ न्यायालय तथा अर्धन्यायिक निकायों को और उत्प्रेषण रिट जारी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति इसकी सही व्याख्या करती है? देखिए, जब उत्प्रेषण रिट जारी करने के कारण यहां पे पूछे गए हैं, कौन कौन से कारण उत्प्रेषण रिट जारी करने के संदर्भ में सही है। तो देखिए, ऑप्शन क्या बोलता है? जब निर्णय की प्रक्रिया के दौरान नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन न किया गया हो। नैसर्गिक न्याय यानी समान न्याय। जब भी कोई भी अधीनस्थ न्यायालय अथवा कोई भी राज्य का अर्ध न्यायिक निकाय अगर सभी नागरिकों के लिए समान न्याय के सिद्धांत का पालन ना करे, तो उच्च न्यायालय उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है। ठीक है, उत्प्रेषण रिट हम समझें। उत्प्रेषण रिट क्या होती है? देखिए, जब भी किसी अधिकार का दुरुपयोग होता है तथा किसी भी संबंधित न्यायालय द्वारा और कोई निर्णय सुना दिया जाता है तथा उस निर्णय में और किसी भी अधिकार का दुरुपयोग हुआ है, तो जो उच्च न्यायालय है उसको अधिकार होगा कि वो उस संबंधित न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय का और पुनरावलोकन कर सकता है। पुनरावलोकन, इस पुनरावलोकन की प्रक्रिया को ही बोलते हैं उत्प्रेषण रिट। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बोलता है? जब निर्णय की प्रक्रिया के दौरान नैसर्गिक न्याय यानी समान न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ हो, तो उच्चतम न्यायालय उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन जब अधिकारिता की अधिकता का प्रयोग हो, यानी कि किसी भी अधीनस्थ न्यायालय तथा अर्ध न्यायिक निकाय, इनकी जो अधिकारिता है, उस अधिकारिता के बाहर जाकर अगर उनके द्वारा कोई निर्णय दिया गया है, तब भी उच्च न्यायालय क्या है? उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है। बिल्कुल ठीक, ये भी ठीक है। ऑप्शन जबकि निर्णय की प्रक्रिया के दौरान विधि सम्मत यानी कि कानून के अनुसार भूल हुई हो, कानून के अनुसार निर्णय ना किया गया हो, भूल हुई हो, तब भी उच्च न्यायालय क्या करेगा? उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है। बिल्कुल ठीक, ये तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उपरोक्त सभी तथ्य सही व्याख्या करते हैं, यानी कि ऑप्शन बिल्कुल यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे, देखिए क्वेश्चन में पूछा निम्नलिखित में से कौन इसकी परिस्थिति की सही व्याख्या करता है, तो सारे के सारे तथ्य जो है तीनों इसकी परिस्थिति की सही व्याख्या करते हैं। इस प्रकार ऑप्शन यहाँ पे और राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये था आज का हमारा जीके क्विज का और 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों का व्याख्या सहित विश्लेषण। दोबारा मिलेंगे अगली क्विज में जो होगी जीके की और क्विज नंबर 4। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।